दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 बुक नंबर 2 यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। तो इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना। उसमें पहले मैंने फाउंडेशन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे रेहला, जो कि आपकी किसकी है? इब्न बतूता की। रेहला एक वृतांत ही होता है, एक आरंभिक विश्व यात्री। ये क्या था? एक आरंभिक विश्व यात्री। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही पढ़ा था, ये 14वीं सदी में आया था। और दूसरा क्वेश्चन है, ये कहाँ का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, मोरक्को से आया था। ठीक है, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रेहला कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है आपका बॉक्सेस लेना चाहूँगी। बॉक्स वाला कॉलम्स लेंगे हम, मतलब मैं जो ये वाला लूँगी, रेक्टेंगल वाला, ताकि जो आपका मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाए। तो सबसे पहले इब्न बतूता एक अरबी भाषा में उसने लिखा था। ठीक है, उसने लिखा था अरबी भाषा में लिखा था कि अपना यात्रा वृतांत। ठीक हो गया? ओके, जिसे रेहला कहा जाता था। समझ गए हो आप लोग? तो अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। इन 1-2 मिनट में मैंने बस इतना कहा है कि रेहला ही वृतांत है। अरबी भाषा में इब्न बतूता ने रेहला लिखी थी, एक यात्रा वृतांत है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा? एक तो उसका सांस्कृतिक जीवन और उसका एक सामाजिक जीवन, यानी कि आपका सोशली और कल्चरली लाइफ जो थी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बारे में आपको प्रचुर मात्रा में रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। क्या मिलेंगी? रोचक जानकारियाँ। ठीक है, ओके। मोरक्को के इस यात्री ने का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में हुआ था। बिल्कुल, तंजीर में एक सबसे शिक्षित और सम्मानित परिवार में इसका जन्म हुआ था। ओके, और यहाँ उसको इस्लामी कानून अथवा शरिया अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अपने परिवार की परंपरा इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य और शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जो हमारा इब्न बतूता है वो अरबी भाषा में उसने यात्रा वृतांत अपना लिखा है, जिसे रेहला कहा जाता था। ठीक है, अब उसने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही जो है जानकारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। फिर उसके जन्म के बारे में बताया कि तंजीर के से सम्मानित परिवार में उसका जन्म हुआ। उनको, इसके परिवार को ना, मतलब एक ऐसी फैमिली थी जिसे शरिया कानून, इस्लामिक कानून की विशेषज्ञता के हासिल के रूप में देखा जाता था। तो कम उम्र में ही उसने साहित्य और शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल करी। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले आप की पॉइंट लिख देना उसके। ठीक है, जैसे की पॉइंट आप लिखोगे, अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से ही पता चलेगा क्या पढ़ रहे हो। इब्न बतूता है ना? ठीक है, उसकी रेहला पढ़ रहे हो, रेहला पढ़ रहे हो। फिर उसमें कॉमन जो है टर्म्स डाल लेना। जैसे उसने इब्न बतूता की रेहला एक यात्रा वृतांत है ना? यात्रा वृतांत। चलो अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं। अभी तो मैं फ़ोन में ही पढ़ाती हूँ ना आपको, तो अच्छे से हेडिंग डाल देना, इब्न बतूता। मैं कुछ शॉर्ट में भी लिखूँगी तो आप फुल में ही लिखना। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? उसकी रेहला, है ना? रेहला क्या होता है? यात्रा वृतांत, है ना? यही तो पढ़ा हमने, क्या होता है? यात्रा वृतांत होता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? उसने अरबी भाषा में लिखा था, यही पढ़ा हमने, अरबी भाषा में लिखा था। की पॉइंट्स लिखने हैं बस। ठीक है, दूसरा
जो हमको यहाँ पे पता चला कि जो उसका यात्रा वृत्तांत है वो उसके सामाजिक व सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताता है। कहाँ के? इंडिया के, है ना। इतना हो गया। फिर हमने उसके थोड़े जो है जीवनी देखी, है ना, जीवनी देखने का प्रयास किया। जीवनी में हमने पढ़ा तंजीर परिवार से बिलोंग करता था वो। क्या जानता था उसका परिवार? इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून के विशेषज्ञ थे ना, और सिया और इसके अंतर्गत और क्या क्या पढ़ा था हमने? इसी अपने परिवार के ही उसको आगे बढ़ाते हुए उसने क्या किया? शिक्षा, रूढ़ि, शास्त्र उसने और साहित्य की ही पढ़ाई की। ठीक है, शास्त्र रूढ़ि शिक्षा प्राप्त की और साहित्य की ही उसने जो है पढ़ाई करना ही उचित समझा। वो मोरक्को का यात्री था, 14वीं शताब्दी वाला, वो तो बता ही दिया था। ठीक है, ये सब हो गया है। ओके, तो इब्न कम उम्र में ही साहित्य और शास्त्र रूढ़ि शिक्षा प्राप्त की थी। अब इसको ही इतना ही पैराग्राफ समझने में 5-5 मिनट चले जाता है, फिर लंबी वीडियो बन जाती है। कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म में ही समझाएं। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। तो अपनी श्रेणी के अन्य सदस्य के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पे वो यात्रा को ज़्यादा अनुभवी ज्ञान मानते थे। यानी पुस्तक ठीक है, पुस्तक है, लेकिन जो हम यात्रा करेंगे, ट्रैवल करेंगे, उससे अर्जित ज्ञान, जो मुझे एक्सपीरियंस होगा, उसको बहुत ज़्यादा उसने ऊपर रखा। उसे यात्रा करने का बहुत शौक था और नए नए देशों, लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर देशों, क्षेत्रों तक गया। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारी बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। बिल्कुल, तो 1332 से 33 के बीच जो है भारत के प्रस्थान करने से पहले मक्का की तीर्थ यात्रा की उसने। पूर्वी अफ्रीका, सीरिया, ओमान, इराक, फारस, यहाँ गया वो, और कई बंदरगाहों की उसने यात्रा करी। ठीक है, फिर मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। कब की बात है? 1333 की। उसने दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला साहित्य के दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। सीधे सीधे बताती हूँ कि जब वो सिंध पहुँचा, ठीक है, ओके, और फिर मुल्तान से उच्च भी जो है आपका पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के वहीं पड़ता है ये, ओके, तो वहाँ पर मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर उसने प्रस्थान किया। फिर उसकी मुलाकात मोहम्मद बिन तुगलक से हुई, उसने उसको काजी नियुक्त कर दिया। फिर बाद में उसने कहा कि आप जो है न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। बाद में उनके बीच में थोड़ा मतभेद भी हो गया, है ना, और विश्वास खो के उसको कारागार में डाल दिया। बाद में फिर गलतफहमी दूर हो गई और उसको राजकीय सेवा में फिर से लिया गया 1342 में। बताओ, जब गलतफहमी दूर करनी थी भाई, तो फिर उसको निकाल दिया। मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। तो 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश, फिर वो चीन गया। अपनी नई नियुक्तियों से इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार से मालदीव गया। फिर मालदीव से 18 महीने तक मालदीव में 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। फिर श्रीलंका जाने का निश्चय किया। फिर गया वो मालाबार, फिर तथा मालदीव गया। चीन जाने से अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल और असम भी गया। ठीक हो गया। और जहाज में सुमात्रा गया। सुमात्रा को एक अन्य जहाज में चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो आज का क्वानजू के नाम से जाना जाता है, उसमें व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में वापस अपने घर जाने का निश्चय किया और चीन के विषय में उसने वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो
13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन, भारत और भारत की भी यात्रा की थी के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत सावधानी कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह विश्व का 14वीं शताब्दी में यात्री कर रहा था, जबकि तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन था, जोखिम भरा था। इब्न बतूता मुल्तान से दिल्ली की 40 और सिंध से यात्रा करने पर 50 दिन लगा। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो इब्न बतूता मुल्तान से जब दिल्ली गया तो उसे 40 दिन लगे, और दिल्ली से सिंध गया तो उसे 50 दिन लगे, और वहीं दिल्ली से अगर हम जो है दौलताबाद से दिल्ली जाए तो 40 दिन लगेंगे, और जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती है। उसने अपने वृत्तांत में लिखा। देखो, इब्न बतूता की जीवनी पढ़ ली आपने, उसकी जो रिहला है वो पढ़ ली। फिर जो इब्न बतूता है उसे घूमना फिरना अच्छा लगता था। ओके, तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न कहाँ होगी आपको, वो कहाँ कहाँ घूमा। देखो, वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिला, ठीक है, काजी बना, ठीक है, जेल गया, फिर मतभेद दूर हुआ, फिर जो है वो आपका कहाँ गया, फिर उसको आपका श्रीलंका गया। श्रीलंका से पहले वो मालाबार गया, मालाबार से मालदीव गया, मालदीव से श्रीलंका गया, काजी बना, 8-9 महीने काम किया। फिर वो कहाँ गया, फिर मालाबार गया, मालदीव गया, है ना, असम गया, बंगाल गया, चाइना भी गया, और बीजिंग तक की उसने यात्रा पूरी की, है ना। अब राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, फिर से समझ लो। मोहम्मद बिन तुगलक से मिला, अब वो मालाबार से मालदीव जाएगा, ठीक है, फिर श्रीलंका जाएगा, वापस मालाबार और मालदीव जाएगा, ठीक है, फिर चाइना से बीजिंग भी जाएगा, ठीक है। उससे पहले वो असम और बंगाल गया था, ठीक हो गया। यहीं पे कंफ्यूजन हो रही होगी, ओके। ये चीज़ें थी। अब सन की बात की जाए तो आपको सन कौन कौन से याद रखने हैं। एक तो 1332 से 1333 तक का याद करना, जब वो भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले मक्का की तीर्थ यात्रा करने गया था। फिर 1333 में मध्य एशिया तो इब्न बतूता पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। फिर 1342 में वहाँ राजकीय सेवा करी, और उसे चीन जाने का, मंगोल के साथ चीन जाने का वहाँ पे उसको आदेश भी दे दिया, ठीक है। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत गया था, मालाबार तट, मालाबार से मालदीव 8-9 महीने बोले थे मैं, 18 महीने तो काजी के पद पे रहा, और मालाबार तट पे मालदीव गया, और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले बंगाल व असम भी गया, ठीक हो गया। सुमात्रा भी गया, चीनी बंदरगाह, बीजिंग गया, और जायतून है वहाँ पे, जिसको आगे बोलते क्वानजू, ठीक है, ये वाला याद रखना, जायतून क्वानजू के नाम से जानता है। व्यापक रूप से चीन की यात्रा करने और बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा था। 1347 में वापस अपने घर वाला गया। मार्को पोलो के वृत्तांत से उसकी तुलना की जाती है, ठीक है। उसने अपनी उस वहाँ की क्या सांस्कृतिक आस्थाओं, मान्यताओं के बारे में लिखा, ठीक है, इस विषय में लिखा। और क्या बोलते हैं, मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा लगभग 50 दिन का समय लगा था। ये भी हो गया, ये जो समय लगाने वाली बात है ना, इसको याद रख लेना। इब्न बतूता के अनुसार है, हाँ, मुल्तान से अगर हम दिल्ली जाएंगे यानी M से D, ठीक है, मुल्तान टू दिल्ली जाएंगे तो 40 दिन लगेंगे। S से D जाएंगे यानी सिंध से दिल्ली जाएंगे तो हमको जो है 50 दिन लगेंगे। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 दिन लगेंगे, और जबकि ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 ही दिन लगेंगे। चलिए, एकाकी यात्रा, इसे पढ़ लेते हैं। लंबी यात्राओं में लुटेरे की एकमात्र खतरा नहीं था। हाँ, लुटेरे वगैरह भी तो उसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन वो बच गया था, ठीक है। यात्री ग्रहातुर हो सकता है और बीमार हो सकता है। यह रिहला से लिया गया एक उदाहरण है, खाली पढ़ना है इसे। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था, यानी उसे बुखार आया था, और मैंने अपने आप को कमजोरी का गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़ों को जीन से बांध लिया था।
अतः ट्यूनिस शहर पहुंचने और वहाँ के निवासी शेख काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। ठीक है, और हर एक दूसरे को अभिवादन कर रहे थे, पर मुझे किसी ने अभिवादन नहीं किया था। शायद मैं इतना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उदास हुआ और अपनी आंखों में आंसू को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आए और मेरा अभिवादन किया। मतलब इमोशनल पर्सन भी था वो। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान कई जगह के नाम से उस तरह के लिखे गए, जैसे वो अदखोई, त्रिमिध, बाख, कुंददुज, परवान, काबुल, कंधार, गजना, अजूदाहन, अबूहर। यहाँ पे तो उसके पूरा रास्ता ही दिखा दिया है भाई। देखो, लाहरी, लाहरी से सिंधु, सिंधु से ऊजा, मुल्तान, अजूदाहन, ठीक है, अबूहर, सरती, हंसी, देहली, है ना। ऐसे करके बना रखी है एक लाइन, तो इसको याद ही कर लो भाई, नाम याद करके जाओ यहाँ से। लाहरी। अच्छा, वो धुरंधर मूवी देखी है आपने? धुरंधर, धुरंधर वाली, उसमें लियारी का नाम है ना, लियारी, है ना, लियारी, लियारी। तो फिर उसी से याद करो भाई से, लाहरी। यहीं वो जगह होगी आई थिंक, लाहरी। ठीक है, सिंधु नदी होते हुए ऊजा, ऊजा, हमारे पहाड़ी में ईजा बोलते हैं मम्मी को, तो फिर ईजा से हम कर देंगे इसको ऊजा। ठीक है, अगर कोई देख रहा है पहाड़ी तो उसे तो समझ आ जाएगा। आप कैसे याद करो? ऊजा, ऊर्जा, ऊर्जा होता है ना शब्द, ऊर्जा, ऊर्जा का ये हटा दो ऊपर की मात्रा, ऊजा। ठीक है, तो लाहरी से कहा गया ऊजा, ऊजा। मुल्तान तो इजी है। अजू दाहन कैसे याद रखो? देखो, अजू किसी का नाम है, अंजू, अंजू, बिंदा हटा देना, दाहन, उसके दाहिने हाथ में नस चढ़ गई है, बस, अंजू दाहन, अंजू दाहन। फिर अबूहर, ठीक है, जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं वो अब्बू बोलते हैं ना, अम्मी, जो है अम्मी और अब्बू, तो उससे अब्बू याद कर लो, अबू हर। ठीक है, अबू हर। ठीक है, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती होती ना, सरस्वती, सरस्वती का कर लो उल्टा, सर सती, सती, सरस्वती। हंसी, हंसी किसी का नाम हो गया, देहली, देहली तो दिल्ली हो गया। ठीक है, अब देखो ये लाइन कैसे याद होगी, हम बनाते हैं एक अपनी लाइन बनाने का यहाँ पे। चलिए अब हम अपनी लाइन बनाने का यहाँ प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला था लहारी, लहारी, यहाँ पे पढ़ता था सिंधु, सिंधु, है ना, यही पढ़ा था, लहारी, सिंधु। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आप क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे न्यूमोनिक्स बना लेना, जैसे सरस्वती का सरवती, हंसी। ठीक है, तो सरवती, हंसी, यही थी ना। यहाँ पे एक था आपका अबू हक, है ना, एक मुल्तान था यहाँ। तो इस तरीके से लाइन देगी। एक नाम जो मेरे स्किप हो रहा है शायद से मेरे हाथ से, अजूदाहन, हाँ, अजूदाहन। ठीक है, और ऊजा, लहारी, ऊजा, अजूदाहन, अबूहर, सरस्वती, हंसी, देहली। ठीक है, एक बार फिर आपके लिए बना लेते हैं जिनको याद नहीं हुआ है। इस पर दूसरा कलर ले लेते हैं, ये लो। ठीक है, सबसे पहले लहारी, है ना, यहाँ पे है सिंधु हमारा, फिर उसके बाद है आपका लहारी, फिर यहाँ पे से स्टार्ट कर लो, जैसे हंसी हो गया आपका, दिल्ली हो गया आपका, है ना, सरवती हो गया आपका, मुल्तान हो गया है ना, ऊजा हो गया है, यहाँ पे लहारी के बाद ऊजा ही था। ठीक है, एक था अंजू से याद करने वाला था हमने। ठीक है, अंजू, एक अबू हक था, अबू हक, है ना, एक अज से था। ठीक है, अजूदाहन, अरे हाँ मैंने एक बनाया हुआ तो था, अजू के दाहिने हाथ में नस चढ़ गई, अजूदाहन, है ना। चिंता मत करो भाई, याद करवा के जाऊंगी, फिर से बना लो, थर्ड टाइम, मैंने कहा ना 2-3 बार रिवीजन करते हैं।
जिनको याद हो गया वो स्किप कर लेना वीडियो को। सॉरी, सिंधु तो इधर था, सिंधु पहले है लहारी, सिंधु तो याद ही हो गया आपको, ठीक है। फिर एक अजू, अजू के दाहिने हाथ में नस चढ़ गई, अजूदाहन, ठीक है। ऊजा, मुल्तान, ठीक है। ये सबसे लास्ट में देहली है, हंसी है ना, सरवती है, अबू हक है। याद हो गया ना। अब एक बार वैसे नाम याद कर लो जितने भी रास्ते थे जहाँ जहाँ उसने यात्रा की थी। काबुल है ऊपर की तरफ, जो हमने लाइन करी सबसे पहले उसमें लहारी आएगा, ठीक है। अजूदाहन आएगा, ठीक हो गया। अबू हक आएगा, तीसरा, चौथा, ओके। पांचवा मुल्तान आएगा, छठा उसने हंसी, है ना। सातवां हंसी, और भी चीज़ें थी वहाँ पे जो कि मैंने आपको याद कराई थी, ठीक है। अभी तो मुझे इतना ही मतलब लिस्ट बन पा रही है मेरी, ठीक है। अभी लोकेशन वाइज करूँगी तो सारा याद आ जाता है ना, ऐसे लिखने में नहीं आता। तो पहले तो हम कहाँ गए, पहले हम लहारी गए, लहारी से फिर क्या बोलते हैं हम गए आपका अजूदाहन, तो ऊपर था, अजूदाहन तो ऊपर था। फिर उसके बाद मुल्तान, फिर आपका सरवती, अबू हक, और आपका जो था अजूदाहन तो पहले ही कर लिया था हमने, देहली, सरवती, ये सब कुछ हमने कर लिया है। इसके बाद ज़रा थोड़ा सा लोकेशन और देख लेते हैं, जो ऊजा, ऊजा है ना, बाकी सारा हो गया था, एक ऊजा नहीं लिखा था बस हमने, ठीक है। ऊपर की लोकेशन याद कर लो, कंधार, काबुल, गजना, गजनी से गजना याद कर लो, परवान, परवान, त्रिमिद, बाग, अंधखोए, ठीक है। मेरे अंडे खो गए, ऐसे याद कर लो, मेरे अंडे खो गए यानी कि अंधखोए, अंडे खो गए, त्रिमिद, बाग, कुंदूज को कैसे याद करोगे, कुंदूज, भाई दूज आता है ना, तो भाई की जगह कुन लगा लो, कुन आपके भाई का नाम है, और दूज यानी कि कुंदूज। परवान, परवान ऊपर ही है भाई, परवान चढ़ गए, काबुल, गजना, कंधार, है ना, ये चीज़ें थी। तो ये थी अंधखोए, त्रिमित, बाग, हमारे जो है कुन हमारे भाई हैं, कुंदूज, परवान, काबुल, गजना, है ना। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब इतनी बार रिवाइज कर दिया है मैंने इसको 3-4 बार, ठीक है। एक बार हम देखते हैं, अंधखोए, है ना, काबुल, गजना, यही नाम करे थे ना, परवान, भाई दूज का क्या कर दिया था मैंने, कुंद दूज, ये नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। गजना भी है एक, गजना, है ना। और थी आपका त्रिमिद्धि, 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 ये भी याद करा था हमने। बाघ, एक बाघ भी याद करा था हमने, उसके बाद ही था आपका अंधखोए के बाद, है ना। तो आई होप आपको ये लोकेशंस वगैरह याद हो गई हो, ठीक है। चलो, इसमें बहुत टाइम लगा दिया हमने। यात्रा करना अधिक असुरक्षित था, पहले ही बता दिया है कि अपने मुझ तक कई बार डाकुओं के द्वारा आक्रमण से झेला गया, कई लोग मर भी गए थे, लेकिन वो बच गया था, है ना। लुटेरों से रोका नहीं जा सका। और मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान, ठीक है, एम से डी की यात्रा, यानी कि मुल्तान से दिल्ली की जब वो यात्रा कर रहा था तो कारवां पे आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान के हाथ धोना पड़ा, जो जीवित बचे, जिसमें इब्न बतूता भी शामिल था। पूरी तरह से घायल हो गए थे, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग, जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता हठीला यात्री था, ठीक है। इससे पहले तो शायद मैंने कुछ कॉलम्स पढ़ा दिए सारे, एक बार देख लेती हूँ। ये भी पढ़ा दिया था ये कॉलम, ये देखो एक है, ये नाव की यात्रा बंगाल की मंदिर की मेरे ने नृत्य कला, देखो कितनी अच्छी नक्काशी कर रखी है इसमें, नाव, हाँ नाव बना रखा है, नक्काशी कर रखी है बहुत भली प्रकार की। ये देखो, ये डाकुओं को
लुटेरो लूटते हुए दिखाया गया है। चलो ये हो गए, अब यही वाला है। जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, ठीक है। उसने उत्तर पश्चिम कैसे, ये हो गया उत्तर और पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, ठीक है, उत्तर से पश्चिम। आपको लोकेशन, जिसने लोकेशन नहीं देखी है तो देखना भाई, देखो ये से प्लस बनाया करो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो वो इस यहाँ की पोर्शन की बात कर, जब इंडिया का मैप देखोगे ना तो वो इस जगह की उत्तर पश्चिम की बात कर रहा, ज़्यादातर उत्तर पश्चिम की जगह है तो उत्तर पश्चिम जगह की बात करेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। उसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने निवासी स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग हो सकते हैं रूस भी गया हो। तो अफ्रीका हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया, रूस, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासन ने निर्देश दिए कि उसकी कहानी को दर्ज किया जाए, ठीक है। तो शासक ने निर्देश दे दिए स्थानीय कि उसकी कहानी को दर्ज किया जाए। शिक्षा तथा मनोरंजन, इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता श्रुत लोगों को लिखने के लिए, कभी इब्न बतूता की जगह इब्न जुजाई आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना। राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखी गई शहरों या अपनी स्मृति को बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाया और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वह मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तो क्या क्या पेज स्किप हो गया हो। इब्न बतूता राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाया और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिसने वे मिले थे उनके महान साहित्यकारों के तथा धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताया। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिससे मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख की प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण वितरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए गए असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिसके संदर्भ में अभिरुचि जगी। इब्न बतूता के पश्चिम 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्राएं वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वाले कभी कभी अपने अनुभव लिखे इन अभिलेखों ने अल बरूनी और इब्न बतूता के पदचिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखों को पढ़ा भी था। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 1400 से 1800 के बीच भारत में आए यात्री जो फारस में कई यात्रा वृत्तांत, उसी समय जो है मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य के यात्रा करने वाले कभी कभी अपने उन्होंने जो है एक्सपीरियंस लिखे थे। इन लेखकों ने अल बरूनी, इब्न बतूता के पदचिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अब्दुल रज़ाक समरकंदी थे जिनके बारे में हमने पहले पार्ट में चर्चा की थी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में इन्होंने लिखा था, दक्षिण भारत के बारे में 1440 में। वहीं बल्कि महमूद वली 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्रा की। शेख अली हाजिन 1740 के दशक में उत्तर भारत शामिल। इनमें से कुछ लेखक भारत में सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्कि कुछ समय के सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे हाजिन भारत में निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे थे। भारत से निराश हुए हाजिन और वह भारत में अपने के लिए उत्सवी स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश भारत ने अचंभों से देश के रूप में देखा। 18वीं शताब्दी के एक चित्र में यात्रियों के आग के आसपास इकट्ठा होते हुए दिखाया गया है। अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे वाले जो उसने यात्रा की, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, विशिष्ट चिकित्सक। और जिन्होंने मुझे अभी तक सुना, थैंक यू सो मच। लगभग 1500 ईस्वी में भारत के पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोग भारत, देखो अंग्रेज कब आए, 1600 में, ठीक है। तो उससे 100 साल पहले की बात चल रही है। इस एक टाइमलाइन बना लेकर इसे इजी पड़े। तो 1500 ईस्वी में भारत में जो पोर्टुगीज़ थे उनके आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय के सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। अधिकतर जो है इसी में वृत्तांत मिलेंगे आपको, सामाजिक और रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाओं के विषय में। उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जैसे
इट रोबोटो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों में यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया। अब ये याद रखना है आपको। जे सुइट राबोट नोबिली, कैसे नाम रखोगे इसमें? वैसे इसको जे नोबिली भी बोला जाता है, इस प्रकार से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जे नोबिली, या फिर आपको पूरा ही नाम याद रखना है तो जे स्वीट रॉबर्ट नोबली। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे। आप बहुत स्वीट हो, क्या कहते हैं? स्वीट। तो स्वीट का स्वीट लिख दो, जे लिख लो, जे स्वीट। अब हमारे वहाँ आजकल तकनीकी चल रही है, तो राबोट नोबली। नोबल होता है ना, नोबल, तो नोबल से नोबिली कर लो भाई, उसका नाम निकनेम रख दो नोबल का, नोबिली। तो जे सूट रॉबर्ट नोबली ने भारतीय ग्रंथों में यूरोपीय भाषाओं को अनुवादित किया। किसमें? जो यूरोपियन लैंग्वेज थी उसमें उसने अनुवादित किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक नाम दुआर्ते बारबोसा का है। किसका? दुआर्ते बारबोस का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। ठीक है, दक्षिण भारत के जो व्यापार था, उनकी सोसाइटी का उसने बहुत ज़्यादा विवरण दिया था। कालांतर में 1600 के ईस्वी के भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इसमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जियो बैप्टिस्ट तवेर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। किसने 6 बार यात्रा की थी भाई? तवेर्नियर। देखो बर्नियर से क्या बन गया? तवेर्नियर। तो बैप्टिस्ट तवेर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतावली, चिक्कस, मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक में एक बार दुआर्ते बारबोस थे, जो दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया। अच्छे से सुनो। और कालांतर में 1600 के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी उन्होंने यात्रा की, और इनमें से एक प्रसिद्ध शासक फ्रांसिस जोहरी जियो बैप्टिस्ट तवेर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। कितनी बार? 6 बार। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने भारत की तुलना किससे की थी? ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। ये याद रखना, तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य की। ओह माय गॉड, कहाँ है? तो यहाँ पे जो है आपका भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य, इसमें कई यात्री से इतावली, चिकित्सक, मनुकी कभी कभी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। तो इतावली चिकित्सक हो गए, मनुकी जो कि कभी यूरोप से वापस ही नहीं गए। ठीक है, मनुकी चिकित्सक का नाम है, इतावली चिकित्सक जो कि कभी वापस ही नहीं गए यूरोप, भारत में बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार। तो ये इतिहासकार भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और चिकित्सक भी था। चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार। ओके। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। ये याद रखना है, 1656 से लेकर 1668 तक वह भारत में ही रहा और 12 वर्ष तक रहा। मुगल दरबार से नज़दीकी रूप में जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के श्रेष्ठ पुत्र द्वारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रांसिस बर्नियर चिकित्सक, राजनीतिक, इतिहास का सब थे और कई लोगों की तरह मुगल साम्राज्य के अफसरों की तलाश में आया था। तो उसने जो है 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष रहा और मुगल दरबार के नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। उसका शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में वह नियुक्त था और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी वैज्ञानिक के रूप में भी वो रहा। किसका? दानिशमंद खान। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र है, 17वीं शताब्दी से बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। फिर पूर्व पश्चिम की तुलना।